उतरेंगे जो एक भयानक जुर्म के बाद छाई खामोशी के बारे में है। हमारे पास जो जानकारी है वो एक मशहूर मनोवैज्ञानिक थ्रिलर का सार है। कहानी मतलब एक तरफ से देखें तो सीधी है पर उतनी ही उलझी हुई। सोचिए, एक कामयाब पेंटर है अलीशिया बेरेंसन। वो अपने पति के चेहरे पर, जो खुद एक मशहूर फैशन फोटोग्राफर है, 5 गोलियां मार देती है और उसके बाद एक शब्द भी नहीं बोलती, बिल्कुल खामोश। तो आज की हमारी पड़ताल इसी खामोशी के इर्द गिर्द घूमेगी। किसी को पूरी तरह चुप हो जाने पर क्या मजबूर कर सकता है? क्या ये खामोशी अपने अंदर कोई राज छिपाए हुए है? यहाँ ये समझना दिलचस्प है कि ये खामोशी सिर्फ सबूत की कमी नहीं है। मनोविज्ञान की नज़र से देखें तो इस तरह की जो खामोशी होती है उसे ट्रॉमेटिक म्यूटिज्म से जोड़कर देखा जा सकता है। ये सिर्फ बोलने से इनकार करना नहीं है, मतलब ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक डिफेंस मैकेनिज्म है, जहां दिमाग एक भयानक सदमे से खुद को बचाने के लिए आवाज़ को ही बंद कर देता है। तो सवाल ये नहीं है कि वो क्यों नहीं बोल रही, सवाल ये है कि उसका दिमाग उसे क्या बोलने से रोक रहा है। वाह, ये तो शुरुआत में ही कहानी को एक बिल्कुल नया एंगल दे देता है। चलिए फिर इस जुर्म की बनावट को समझते हैं। कहानी शुरू होती है लंदन की एक शांत रात से। पेंटर अलीशिया बेरेंसन और उसका पति गैब्रियल अपने घर पर हैं और अगली सुबह गैब्रियल अपनी कुर्सी से बंधा हुआ मिलता है। उसके चेहरे पर 5 गोलियों के निशान हैं और अलीशिया वो पास में ही खड़ी है, हाथ में बंदूक, कलाइयों पर जख्म। पुलिस आती है, डॉक्टर आते हैं, मीडिया सवाल पूछता है, पर वो किसी को नहीं देखती, कुछ नहीं कहती। उस रात के बाद उसने फिर कभी एक शब्द नहीं कहा। यहां पर जो कॉन्ट्रास्ट है ना, वो देखने लायक है। जुर्म बहुत हिंसक, शोर भरा है, 5 गोलियां, लेकिन उसका नतीजा है एब्सोल्यूट खामोशी। ये दो एक्सट्रीम एक साथ कैसे मौजूद हो सकते हैं? यही इस केस को एक आम जुर्म की कहानी से उठाकर एक मनोवैज्ञानिक पहेली बना देता है। हिंसा का वो विस्फोट और इसके बाद की एक गहरी शांति, इन दोनों के बीच जरूर कोई कनेक्शन है। बिल्कुल, और सिस्टम भी इस पहेली को सुलझा नहीं पाता। अदालत अलीशा को मानसिक रूप से अस्थिर मानती है और उसे सजा देने के बजाय द ग्रोव नाम के एक फॉरेंसिक साइकियाट्रिक यूनिट में भेज दिया जाता है, जहां वो 6 साल तक बंद रहती है, पूरी तरह चुप, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई भावना नहीं, जैसे वो एक जीती जागती पेंटिंग बन गई हो। और यही कहानी में एक नए और शायद सबसे अहम किरदार की एंट्री होती है, थियो फेबर, एक साइकोथेरेपिस्ट। जब वो अलीशा की कहानी अखबार में पढ़ता है तो वो हैरान रह जाता है। ये उसके लिए कोई आम केस नहीं था। थियो इस केस को लेकर एक तरह से जुनूनी हो जाता है। वो तय करता है, मैं इस खामोशी को तोड़ूंगा। ये उसके लिए सिर्फ एक मरीज का इलाज करना नहीं, बल्कि एक मिशन बन जाता है। वो अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर द ग्रोव में काम करने के लिए अप्लाई करता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो अलीशा का इलाज कर सके। और यहीं पर थेरेपिस्ट मरीज के रिश्ते का एक क्लासिक खतरा नजर आता है। मनोविज्ञान में इसे काउंटर ट्रांसफरेंस कहते हैं। इसका मतलब है जब थेरेपिस्ट अपनी अनसुलझी भावनाओं, अपनी इच्छाओं को मरीज पर प्रोजेक्ट करने लगता है। थियो के लिए अलीशिया का केस उसकी अपनी काबिलियत साबित करने का एक मैदान बन जाता है। वो अलीशिया को ठीक करने से ज्यादा उस पहेली को सुलझाने में दिलचस्पी रखने लगता है। एक मिनट, यहाँ कुछ अजीब लग रहा है। हमारे पास जो नोट्स हैं वो बताते हैं कि थियो की अपनी जिंदगी भी कुछ कम उलझी हुई नहीं है। वो अपनी पत्नी कैथी को लेकर बहुत जुनूनी है। वो छिपकर उसका पीछा करता है, उसका फोन चेक करता है। तो एक तरफ तो वो अलीशा की खामोशी तोड़ने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ अपनी पत्नी की प्राइवेसी में घुसपैठ कर रहा है। क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये काउंटर ट्रांसपेरेंस का एक बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, थियो अपनी शादी में जिस कंट्रोल और सच्चाई को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहा है, उसी कंट्रोल को वो अलीशा के केस में हासिल करना चाहता है। अगर वो अलीशा की खामोशी का राज जान लेगा तो शायद उसे लगेगा कि उसने अपनी जिंदगी की किसी उलझन को सुलझा लिया है। वो अलीशा का इलाज नहीं कर रहा, वो उसके जरिए खुद का इलाज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या ये मानना सही है कि हर थेरेपिस्ट पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव हो सकता है? मानवीय भावनाएं तो उनके काम का हिस्सा होती ही है ना। कहाँ पर ये मदद करने की इच्छा एक जुनून में बदल जाती है? बहुत अच्छा सवाल है। लाइन बहुत बारीक है। सहानुभूति रखना और मरीज के दर्द को समझना एक बात है, लेकिन मरीज की कहानी को अपनी कहानी बना लेना वो दूसरी बात है। जब थेरेपिस्ट का मकसद मरीज की भलाई से हटकर अपनी जीत या अपनी जिज्ञासा शांत करना बन जाए, तब वो लाइन क्रॉस हो जाती है। और थियो के केस में वो लाइन शुरू से ही धुंधली है। ठीक है, तो अब इस गुत्थी को खोलते हैं। थियो को द ग्रोव में काम मिल जाता है।
वो सुराग ढूंढना शुरू करता है और पहला सुराग उसे मिलता है अलीशा की पेंटिंग्स में। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं थीं, ये संदेश थे। हर पेंटिंग में एक जैसा पैटर्न था, बंद आंखें, सिला हुआ मुंह और एक काली परछाई जो हमेशा मौजूद रहती। और फिर थियो की नज़र एक खास पेंटिंग पर पड़ती है, उसका नाम है एल्सेस्टिस। और यहाँ आकर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। थियो रिसर्च करता है और उसे पता चलता है कि एल्सेस्टिस एक ग्रीक मिथक है, एक ऐसी रानी की कहानी जो अपने पति को मौत से बचाने के लिए उसकी जगह खुद अपनी जान दे देती है। और जब उसे अंडरवर्ल्ड से वापस लाया जाता है तो वो पूरी तरह खामोश रहती है, एक शब्द नहीं बोलती। अच्छा, ये कनेक्शन कहानी में एक नया मोड़ लाता है। थियो सोचने लगता है कि क्या एलिशा भी एल्सेस्टिस की तरह किसी को बचा रही है? क्या उसकी खामोशी एक कुर्बानी है? अगर हाँ, तो किसके लिए? अपने पति के लिए, जिसे वो मार चुकी है, या किसी और के लिए? इस एक पेंटिंग ने एलिशा को एक कातिल से एक रहस्यमयी शहीद का दर्जा दे दिया। कला यहाँ एक कबूलनामा नहीं, बल्कि एक और गहरी पहेली बन जाती है। मतलब पेंटिंग्स एक अधूरी कहानी कह रही थी, लेकिन असली परतें तब खुलनी शुरू हुई जब थियो को मिले अलीशा की डायरी। थियो गैरकानूनी तरीके से अलीशा के पुराने थेरेपिस्ट से उसकी डायरी हासिल कर लेता है और ये डायरी कई राज खोलती है। पहला, उनकी शादी की सच्चाई। बाहर से वो एक सपनों का जोड़ा लगता था, लेकिन डायरी बताती है कि गैब्रियल भावनात्मक रूप से दूर हो रहा था। वो देर से घर आता, अपना फोन छुपाता। अलीशा एक जगह लिखती है, मैं उसके साथ होकर भी अकेली हूँ। दूसरा, डायरी में एक अनजाने डर का जिक्र है। अलीशा को लगता है कि कोई उनके घर पर नजर रख रहा है, उनका पीछा कर रहा है, लेकिन गैब्रियल उसकी बातों को उसका वहम बताकर टाल देता है, उसे पागल महसूस कराता है। और फिर डायरी में एक खतरनाक एंट्री मिलती है। वो लिखती है, अगर मुझे कुछ हो गया तो गैब्रियल जिम्मेदार होगा। और कत्ल वाली रात से ठीक पहले की आखिरी लाइन थी, मैं उसे मार दूंगी। इन सुरागों को जोड़कर देखिए, डायरी उस तस्वीर को पूरी तरह बदल देती है जिसमें अलीशा ने अचानक आपा खोकर कत्ल कर दिया। ये कोई क्राइम ऑफ पैशन नहीं था, यहाँ महीनों का तनाव था, शादी में धोखा, बाहर से कोई खतरा, और अलीशा बहुत डरी हुई और अकेली थी। ये किसी सोची समझी साजिश या डर की वजह से उठाए गए कदम की तरफ इशारा करता है, न कि अचानक आए गुस्से की तरफ। कहानी में एक और परत तब जुड़ती है जब थियो को पता चलता है कि द ग्रोव संस्थान, मतलब जहां अलीशा का इलाज हो रहा है, वो खुद ही बीमार है। उसे पता चलता है कि वहां का स्टाफ ड्रग्स लेता है, मरीजों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया जाता और फाइलों में झूठ लिखा जाता है ताकि संस्थान की इमेज बनी रहे। ये सिर्फ एक खराब संस्थान की कहानी है या ये मानसिक स्वास्थ्य सिस्टम पर एक बड़ी टिप्पणी है? क्या मरीज की आवाज अक्सर सिस्टम के शोर में खो जाती है? ये एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। ऐसे संस्थान अक्सर मरीज को ठीक करने से ज्यादा उसे मैनेज करने पर ध्यान देते हैं। अलीशा जैसी मरीज जो चुप है और कोई परेशानी खड़ी नहीं कर रही, वो सिस्टम के लिए आसान मरीज है। उसे शांत रखने के लिए दवाइयां दी जाती हैं, लेकिन उसकी खामोशी के पीछे की वजह जानने की कोशिश कोई नहीं करता है। एक नर्स थियो को बताती भी है, अलीशा ने एक बार बोलने की कोशिश की थी। अच्छा, पर रिकॉर्ड में इसका कोई जिक्र नहीं है, मतलब उसकी आवाज को अनसुना कर दिया गया। बिल्कुल। तो वो बाहर की दुनिया में एक ऐसे पति के साथ फंसी थी जो उसकी नहीं सुनता था, और अब वो एक ऐसे सिस्टम में फंसी है जो उसे बोलने ही नहीं देना चाहता। ये तो एक जाल जैसा है। सही बात है। कभी कभी जिस सिस्टम को इलाज करना चाहिए, वही खामोशी की सबसे बड़ी वजह बन जाता है। मरीज की आवाज उस सिस्टम की लापरवाही और फाइलों के बोझ तले दब जाती है। और अब डायरी का वो पन्ना जो सब कुछ बदल देता है। थियो को एक और एंट्री मिलती है कत्ल से कुछ ही दिन पहले की। अलीशा लिखती है, आज मैंने उसे देख लिया, उस आदमी को जो हमारा पीछा कर रहा था, नकाब पहने हुए, और गैब्रियल उसे जानता था। और बस इसी एक लाइन से पूरी कहानी पलट जाती है। पीछा करने वाला कोई अनजान शख्स नहीं था, उसका सीधा संबंध गैब्रियल से था। इसका मतलब है कि गैब्रियल का कोई गहरा राज था जिसे वो अलीशा से छुपा रहा था। वो खतरा बाहर से नहीं आया था, उसे घर के अंदर ही किसी ने आने दिया था। अब ये सिर्फ धोखे का मामला नहीं रहा, ये एक साजिश बन गया है। इसका मतलब जिस रात कत्ल हुआ, उस रात अलीशा ने शायद वो पूरा राज जान लिया था, वो राज जो गैब्रियल छिपा रहा था,
और वो राज जिसका सीधा संबंध उस नकाबपोश आदमी से था। सही पकड़ा। अब खामोशी का मतलब फिर से बदलने लगता है। शायद वो इसलिए चुप नहीं है कि उसने कत्ल किया है, शायद वो इसलिए चुप है क्योंकि जो सच उसने उस रात जाना वो कत्ल से भी ज्यादा भयानक था। वो सच शायद सिर्फ गैब्रियल के बारे में नहीं था, बल्कि किसी और के बारे में भी था, जिसे वो बचाना चाहती है या जिससे वो डरती है। तो इसका मतलब क्या निकलता है? हमारे सामने अब भी वही सवाल है, लेकिन अब उसके मायने और भी गहरे हो गए हैं। अगर अलीशा ने एक भयानक राज जानने के बाद अपने पति को मारा, तो वो चुप क्यों है? ऐसा कौन सा सच है जिसे बोलना हमेशा के लिए एक मानसिक अस्पताल में कैद हो जाने से भी ज्यादा खतरनाक है? खामोशी के विषय पर अगर हम सोचें तो खामोशी एक हथियार भी हो सकती है, एक ढाल भी और एक सजा भी। इस कहानी में ये तीनों ही लगती हैं। ये एक ढाल है जो उसे उस सच के भयानक असर से बचा रही है, ये एक सजा है जो वो शायद खुद को दे रही है, और एक हथियार भी है जो किसी और को उस सच के सामने आने से रोक रहा है। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जो लोग सबसे ज्यादा शांत रहते हैं, हो सकता है उनके दिमाग में सबसे ज्यादा शोर हो। क्या हो अगर ये खामोशी शब्दों की कमी ना हो, बल्कि खुद में एक अलग भाषा हो, एक ऐसी भाषा जिसे हमें उसके पीछे के कामों, कला और छोड़े गए सुराहों से समझना पड़ता है। शायद असली सवाल ये नहीं है कि अलीशा क्यों नहीं बोलती, असली सवाल ये है कि क्या हम उसकी खामोशी को सुनना सीख सकते हैं।